Hello students, in our previous classes we have discussed about the gravitation and gravitational force. Okay, today we are going to discuss about free fall, and under under it we will discuss about the relationship between small g and capital G. We will also discuss about the G, what will be the value of capital G is that. So let's start now. Free fall. फ्री फॉल। ओके, तो पहले आप समझो कि अगर कोई बॉडी टॉप टू बॉटम फॉल होती है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस पर कोई दूसरा फोर्स वर्क नहीं करता। ठीक है, और ऐसा कब होता है? जब वो कोई भी बॉडी टॉप टू बॉटम फ्रीली गिर रही है विदाउट टचिंग इन एनी अदर सब्सटेंसेस। ओके, मान लो आप कोई एक गेंद टॉप फ्लोर से आप नीचे की तरफ छोड़ रहे हो, तो उस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल causes an acceleration in the stone, is that, and this acceleration is indicated by small g, means small g is the acceleration when any body falling free from the top। कहीं ऊपर से अगर कोई बॉडी फ्रीली मूव कर रही है तो वहां पर जो स्मॉल जी को कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो स्पीड होती है इस पर वर्क कौन सा करता है? when any body falling free then a force acting on it called, क्या कहते हैं उसको? हाँ, क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कैसा होता है? इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स इस पर वर्क नहीं करता, ये अलोन होता है। समझ रहे हो? और ये जो स्मॉल जी वाली बात आती है, तो स्मॉल जी एक्चुअल में क्या होता है? एक्सेलरेशन व्हेन एनी बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। इज दैट क्लियर? Or as a result of this acceleration, the velocity of this ball increases continuously until this ball is reached to the ground। अगर ये कोई बॉल है, आप टॉप से इसको छोड़ रहे हो, नीचे की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये तब तक इसमें एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन increases till क्या? ball reach to the ground। ठीक है, जैसे ही ये ग्राउंड पर बॉल आ जाएगा, अब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर ये रेस्ट में आ जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। पहला कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ वर्क करता है किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी पर, और दूसरा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है। एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, कंटिन्यू इंक्रीजेज टिल बॉल रीच टू द ग्राउंड। पहली बात। अब आते हैं अपने रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मीन्स relationship
between small g and capital G। ठीक है, तो स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी तो हमने समझ लिया कि भाई एक्सेलरेशन होता है, लेकिन कैपिटल जी क्या होता है और कैपिटल जी को हम कैपिटल जी क्यों लिखते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉल है और उस छोटे से बॉल का हम क्या कर रहे हैं, पहले तो रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी। पहले आप ये एक चीज़ समझो, ये रिलेशनशिप पर पहुंचने से पहले आप एक चीज़ समझो कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है। इसे आप बाद में करते हैं हम लोग, पहले आप एक पॉइंट जो छूट रहा है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इन्होंने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास डिफर है, m1 है और एक ऑब्जेक्ट है m2। ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका एक का मास है m1 और सेकंड का मास कितना है m2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस, एक तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, भाई करेगा ही करेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है r। क्लियर है ना? तो न्यूटन्स ने ये बताया था कि जो फोर्स इन दोनों में का नेचर क्या है, एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। m1 भी अपने तरफ m2 को अट्रैक्ट करेगा एंड m2 ऑल्सो अट्रैक्ट m1 टुवर्ड इट। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि न्यूटन्स ने क्या बताया था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मीन्स जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। मास का प्रोडक्ट कितना होगा? m1 इंटू m2। मीन्स न्यूटन्स this law states that the gravitational force between these two bodies is directly proportional to the product of mass of both bodies and inversely proportional to the square of distance between the bodies। समझ रहे हो? कहता है ये लॉ ये बताता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू gravitational force between these two bodies directly proportional to the product of mass। प्रोडक्ट ऑफ मास का मतलब क्या हुआ? m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मीन्स F इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ये क्या है, r। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो 1/r²। मतलब क्या हुआ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, दिस वन, करेक्ट है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ mass of both bodies, means F is directly proportional to m1 and m2 square। अब यहाँ देखो, अगर एक बात आपको ध्यान में आ रही होगी कि if F is directly proportional to m1 into m2 and F is also inversely proportional to 1/r², then we can write as F is directly proportional to m1 m2 square, sorry, m1 m2 upon r²। कैन वी राइट और नॉट? भाई f अगर इसके इक्वल है और f इसके इक्वल है तो ये f इन दोनों को हम ज्यों कहते हो तो लिखे हैं m1 m2 अपॉन r² हो गया। इसी को तो हमने ऐसे लिखा है। क्लियर है? ओके, नाउ अब देखो, गेम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आप लोग एकदम क्लियरली समझते चलो, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब अगर ऐसा है कि f इज इन प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², ओके, तो अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, सॉरी, प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये क्या हो गया, r²। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो g है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है ना। अब यहां देखो, अगर मान लो इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, मान लो m1 m2 का इक्वल है और इन दोनों का वेट कितना है, 1 kg है। मीन्स ये मास जो है दोनों बॉडी का सेम है, कितना, 1 kg। क्लियर है ना। और जो इनके बीच का रेडियस है r, ये भी कितना है, 1 मीटर। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, मीन्स f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू 1 अपॉन 1² होगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इंडिकेट करता है क्या, f इज इक्वल टू g। समझ रहे हो, f किसके इक्वल हो गया, g के। मतलब कि ये जो g है उसको अगर हम डिफाइन करें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, तो द फोर्स between two bodies, the force between two bodies whose mass is 1 kg, both, दोनों का कितना मास है, 1 kg, and separated by distance 1 meter, then the value of
दिस फोर्स इज कॉल्ड क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू जनरली कितनी कैलकुलेट की जाती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। वैसे दिया रहेगा, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर ये दिया रहेगा, वैसे याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है ना? इतनी बातें क्लियर है? अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स of the sun makes the planet revolve around it. Gravitational force of the sun makes the planet revolve around it. Around it का मतलब क्या है? Around the sun. ठीक है, इसे हटा ही दो। अराउंड द सन। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव करते हैं उनका रिवोल्यूशन होता रहता है कंटिन्यूअसली। सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड अस फ्रॉम अर्थ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर नहीं होता तो हम लोग अर्थ पर टिके ही नहीं होते, कहीं भी मूव करते, इन एयर एवरीवेयर। समझ रहे हो? मीन्स टू मच डिफिकल्टीज वी हैड टू फेस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स सन और प्लैनेट के बीच में है, सेम आप लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द रिवोल्यूशन ऑफ क्या? बताओ, मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स सन के पास होता है, सन उसको अट्रैक्ट रखता है, किसको? प्लैनेट को, और इस वजह से प्लैनेट क्या करता रहता है? अपने पाथ पर मूव करता रहता है। आप कहोगे कि सर अपने पाथ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सन का लगता है तो ये अपने पाथ पर कैसे मूव कर सकते हैं? हाँ बेटा, मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस प्लैनेट पर दो फोर्स और वर्क करते हैं। उस प्लैनेट पर दो फोर्स और वर्क करते हैं क्योंकि वो फ्रीली फॉलिंग नहीं है। समझ रहे हो? वहाँ पर कौन कौन से फोर्स वर्क करते हैं? एक तो सन की तरफ से फोर्स लग रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा जो वर्क कर रहा है वो उस प्लैनेट को बाहर फेंकने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ रहे हो? तो जो एक फोर्स तो वर्क कर रहा है उसे बाहर ले जाने की टेंडेंसी रखता है, और सन का जो फोर्स वर्क कर रहा है उसको अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। एंड दिस इज द रीजन टू रिवॉल्व द प्लैनेट अराउंड द सन। This is also the region of moon
revolution of moon around the earth, because earth attracts the moon towards its center and moon revolves around the earth, because on the moon two forces are works together. One which is the force which acts toward the center of the earth, that is known as centripetal force also, and one second force that works on the moon which has the tendency to move outside from the ऑर्बिट, ऑर्बिट से उसे बाहर ले जाने की टेंडेंसी रखता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो दो फोर्स इस पर भी वर्क करते हैं और इसी वजह से ये अपने ऑर्बिट पर मूव करता रहता है. समझ रहे हो आप? तो ये दो बातें अपनी क्लियर हो गई. अब चलो इस पर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट पासिंग द टाइम. अ क्वेश्चन हियर. देखो अपने पास एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, घबराइएगा नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन है अपने बुक में दिया हुआ है. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि टू मासेस 24 kg एंड 500 ग्राम. 500 ग्राम आपको हमेशा याद रखना होगा कि केजी में और ग्राम में दिया हुआ है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द यूनिट ऑल्सो. ओके, 500 ग्राम आर सेपरेटेड, दिख रहा है ना, टोटल लेटर्स दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, वेरी गुड, और क्लियर भी है. सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 centimeter. Is that? Then find the gravitational force ये ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between these bodies. और यहाँ गिवन क्या है? G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर. क्लियर है ना? क्वेश्चन समझो. टू मासेस 24 kg एंड 500 ग्राम. दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक का मास है 24 kg और दूसरे का मास है 500 ग्राम, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मीन्स आर, वो कितना है? 20 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम अपना काम क्या करते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑल द डेटाज व्हाट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन गिवन m1 इक्वल टू कितना दिया है? 24 kg दिया है ना, और m2 कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम. और 500 ग्राम को आप क्या कर दो? किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो. कितना आ जाएगा? 0.5 kg. बताओ कैसे आ जाएगा? आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो. डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा इन 3 डिजिट से पहले. क्लियर है ना? तो ये हो गया m2 इक्वल टू 0.5 kg. डिस्टेंस दिया हुआ है d, या फिर आप इसको r भी कहते हो, 20 सेंटीमीटर. क्लियर है ना? अब 20 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर में. क्या करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए? 20 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 100. और 100 को आप क्या लिख सकते हो? जब भी आपको 100 मिलता है अपॉन में या फिर मल्टीप्लाई में, आप उसको हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस में लिखोगे? 10 टू द पावर के फॉर्म में. मीन्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2. भाई नीचे 100 है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, हमने लिख दिया -2.
क्या हो गया ये मीटर में। क्लियर है ना। अप्लाई द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बस इनकी सारी वैल्यू यहां पर पुटअप कर दो। G की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ये 24 है m1, m2 कितना है 0.5 है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 G की वैल्यू दी हुई है अपॉन R की वैल्यू हमें कितना मिला 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, इतनी बातें क्लियर हैं। ओके अब देखो इसे आप कैलकुलेट करना शुरू करो। देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, हमने पॉइंट यहाँ से हटा दिया, अपॉन, ठीक है, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकते हैं क्या भाई। ये 10 कहाँ से आया, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, ये 10 आ गया। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 मीन्स 5/10 लिख सकते हैं। ओके अब इसका स्क्वायर है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है और कुछ नहीं किया। क्लियर है ना, इतनी बातें क्लियर है। ओके अब इसे कैंसिल्ड आउट करना शुरू करो। कैसे कर सकते हो बताओ। यहाँ देखो 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करो 24 को 12 आएगा, 12 ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा क्या 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 होगा ना। अब इसे हम अलग कर लेते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन, इतना ही तो बचा है, मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू नीचे क्या बचा है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये 10 टू द पावर -2 को मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो -2 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 100 मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 स्क्वायर 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इतना होगा। इज दैट क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है, इतना तो आएगा ही आएगा। अब इसे आप कैंसिल आउट करो 5 से, दिख रहा है ना क्लियर। 5 से ये 100 कैंसिल हुआ, 20 एंड 20 कैंसिल्ड। नाउ व्हाट वी गेट हियर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 10 टू द पावर -2। इज दैट। अब ये 10 टू द पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स रिजल्ट क्या आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हुआ प्लस में, ये माइनस में, बेस सेम हो अप्लाई कर दो मैथ्स रूल। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 3। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या रिजल्ट अपने पास आ जाएगा 2.001 इंटू 10 टू द पावर 001 नहीं आएगा 10, ये आएगा 6 7 3 जा 21 2 यहाँ होगा 10 टू द पावर -9 और इसको हम 1000 के केस में रखते हैं, मीन्स 3 डिजिट पहले लाते हैं। 2.001 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन, मीन्स एफ अपना कितना आया
ध्यान से समझोगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? सो दिस इज और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कैलकुलेशन फास्ट करो थोड़ा सा, जितनी बातें हमने बताई हैं उसको आप केयरफुली समझोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, in our next video we will discuss about the relationship between small g and capital G, means acceleration due to gravity and gravity constant. Is that clear? तब तक के लिए बाय बाय।